नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, झारखंड सरकार की विभिन्न मांगों पर केंद्र सरकार लेगी निर्णय। गोड्डा के महगामा अनुमंडल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएसआर मद से 300 बेड के अस्पताल का होगा निर्माण, 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। कोल इंडिया के 89,000 ठेका श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, हर दिन न्यूनतम 1,007 रुपए का होगा भुगतान। विधानसभा में द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन नवंबर में। विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को भेजा गया है आवेदन पत्र। और राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए 31 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की मिलती है आर्थिक मदद। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल राज्य के मुख्य सचिव के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए 200 करोड़, जीएसटी, कोयले से मिलने वाली रॉयल्टी, रेलवे ओवरब्रिज, विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की। इस पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री बेरी ने कहा कि झारखंड की मांगों पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी। बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि आकांक्षी जिलों की स्थिति का आकलन करने के लिए उन्होंने कांके प्रखंड के पिठौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्थानीय लोगों से कृषि संबंधी परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। सिंचाई को लेकर किसानों ने उचित मांग रखी है, जिस पर केंद्र सरकार को सूचित किया जाएगा। गोड्डा जिले के महगामा अनुमंडल में 300 बेड के अस्पताल का निर्माण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल कोल परियोजना के सीएसआर मद से किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस अस्पताल को बनाने में 307 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे अस्पताल के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने 2010 में सांसद बनने के बाद यह प्रस्ताव दिया था। इस अस्पताल के निर्माण के लिए पहली किस्त 100 करोड़ रुपए देने के लिए गोड्डा सांसद ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का आभार व्यक्त किया है। कोल इंडिया और उसकी इकाइयों में काम करने वाले लगभग 89,000 ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई है। कोल इंडिया ने सभी इकाइयों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नई दर के अनुसार भुगतान के निर्देश मंगलवार को जारी किए हैं। कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक कार्मिक और औद्योगिक महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी ने नई मजदूरी दर 1 अक्टूबर से लागू करने का निर्देश दिया है। यह दर 1 अक्टूबर से मार्च 2023 तक के लिए जारी की गई है। ठेका कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी वीडीए जोड़कर प्रतिदिन 1,007 रुपए और अधिकतम 1,122 रुपए मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया है। वे कल गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ 3,172 मामले दर्ज किए गए और 1,33,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और उसे बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और पुलिस से कहा कि वह इस अभियान में तट रक्षक पुलिस और तट रक्षक बलों तथा नौसेना से मदद ले। उन्होंने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो से कहा कि वह पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी नजर रखे ताकि वहां से मादक पदार्थों की तस्करी नहीं हो सकी। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के फार्मटांड़ गांव में महिलाओं के 10 समूहों ने 8 एकड़ बंजर जमीन पर विभिन्न फलों की बागवानी शुरू की है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बोकारो जिला के कसमार प्रखंड स्थित फार्मटांड़ गांव में महिलाओं के 10 समूह ने मिलकर 8 एकड़ बंजर भूमि में आम, अमरूद और नींबू की बागवानी की है। जेएसएलपीएस द्वारा संचालित महिला समूह की देखरेख में मनरेगा के तहत बागवानी की गई है। पिछले सप्ताह उप विकास आयुक्त कृतिश्री ने बागवानी का निरीक्षण किया। उन्होंने समूह से जुड़ी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उप विकास आयुक्त ने आश्वस्त किया कि उन्हें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा।
डीडीसी ने बताया कि महिलाओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए यहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक में जिला प्रशासन सहयोग करेगा ताकि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 2,19,58,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 1,22,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 1,112 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश भर में 20,821 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.77% है। कल 1,892 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 4,40,97,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा ने द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन नवंबर में किया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य की सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को आवेदन पत्र भेज दिया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। सभी यूनिवर्सिटी से 2-2 विद्यार्थियों का चयन होगा। विद्यार्थियों के नाम की सूची यूनिवर्सिटी स्तर पर विधानसभा को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद पहले चरण पर विद्यार्थियों को आलेख भेजना होगा। स्क्रूटनी के बाद विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से द्वितीय चरण के लिए होगा। चयनित प्रतिभागियों को पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस की ओर से विधानसभा की कार्यप्रणाली, संविधान समेत अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को पक्ष विपक्ष में बांटकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता नवंबर के अंतिम सप्ताह तक होगी। झारखंड छात्र संसद का आयोजन विधानसभा के विधायी शोध, संदर्भ और प्रशिक्षण कोषांग की ओर से संचालित होगा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपको उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ज्ञान किसी भी सभ्यता का मूल स्तंभ रहा है। भारतीय सभ्यता हमेशा से ज्ञान आधारित और ज्ञान से प्रेरित रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य देश को विश्व स्तर पर अध्ययन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच तालमेल बनाकर ज्ञान का एक नया नेटवर्क बनाने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने एक ऐसा नया ज्ञान नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में अपने परिसर खोलें और भारतीय संस्थान भी वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय छात्र आदान प्रदान की सुविधा तथा इन क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ प्रासंगिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां चलाने की सुविधा दी जाएगी। विदेश से आने वाले छात्रों को सहूलियत देने के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया है। इन केंद्रों में विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट की गिनती, विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जोड़ना जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग और कला आदि को शामिल किए जाने से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिन छात्रों के माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। छात्रवृत्ति की चयन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास कक्षा 7 की परीक्षा में न्यूनतम 55 अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के छात्रों को अंकों में 5% की छूट दी गई है। यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। छात्रवृत्ति के तहत छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रूपये की राशि दी जाती है। दुमका जिले के राणेश्वर प्रखंड के किसान मसानजोर डैम के मयूराक्षी बायां तट मुख्य नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से परेशान हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग से नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग की है। उनका कहना है कि इन दिनों धान की फसल में बालियां आ रही हैं और पानी नहीं मिलने से धान सूख जाएगा। वहीं पानी के अभाव में रबी की खेती की तैयारी के लिए किसानों को परेशानी हो रही है। हालांकि किसानों की मांग पर मसानजोर डैम के मयूराक्षी बायां तट मुख्य नहर से 150 क्यूसेक से बढ़ाकर 180 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बावजूद मुख्य नहर का पानी हरिपुर, बड़ा घाटा, पुतला, कालाकाटा, पकुड़िया, ताकीपुर, महेश खाला, सुखजोड़ा, कुमिरदाहा जैसे गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दुमका जिले में भारतीय जनता पार्टी जन मुद्दों को लेकर 7 नवंबर से 12 नवंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम की सफलता के लिए 1 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। यह जानकारी पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह दुमका प्रभारी रविंद्र प्रसाद राय ने दी। श्री राय ने कहा कि राज्य सरकार की विफलताओं और जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। इस संबंध में उन्होंने दुमका जिला भाजपा इकाई की बैठक की। बैठक में दुमका के सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी तथा पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। छठ घाटों की साफ सफाई के साथ बाजार में सामानों की बिक्री भी जोरों पर है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में पूजा सामग्री की कीमत थोड़ी अधिक है। पूरा बाजार सूप दौरा से पटा है। मिट्टी के चूल्हे भी बाजार में बिक रहे हैं। फल के बाजार में भी लोगों की भीड़ जुटी पड़ी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, झारखंड सरकार की विभिन्न मांगों पर केंद्र सरकार लेगी निर्णय। गोड्डा के महगामा अनुमंडल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएसआर मद से 300 बेड के अस्पताल का होगा निर्माण। 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी। कोल इंडिया के 89,000 ठेका श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी। हर दिन न्यूनतम 1,007 रुपए का होगा भुगतान। विधानसभा में द्वितीय झारखंड छात्र संसद का आयोजन नवंबर में विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को भेजा गया आवेदन पत्र। और राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए 31 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रूपये की मिलती है आर्थिक मदद।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।